1970 में राजनीति दूसरे ढंग की थी। तब भारत शिक्षित नहीं था, बहुत बड़ा वर्ग। आज ये लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल और व्हाट्सएप ने 10 खराबी की, लेकिन अब ये कहते हैं जानकारी बहुत बढ़ गई, गांव तक आदमी सब जान रहा है। इसलिए अब लफाजी का धीरे धीरे उसकी जगह ज्ञान बढ़ाने का सब जो भी नौजवान लोग हैं सिलसिला शुरू कर दो पढ़ने लिखने का। राजेंद्र सच्चर साहब से मैं मिला एक कार्यक्रम में, मैं भी था, भाषण देने वालों में सच्चर साहब भी थे, तो मैंने उनको अपना परिचय दिया। उनकी रिपोर्ट तब आ चुकी थी पार्लियामेंट में। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भी बंगाल, बिहार और असम, इनमें सबसे ज्यादा अनार्की स्थिति है मुसलमानों की। बात समझ में आ गई। मैंने एक मंच पर यह प्रश्न रखा कि तब तक भारतीय जनता पार्टी खुद या गठबंधन किसी भी रूप में बिहार में सत्ता को चिमटे से भी नहीं छू पाई थी, लग्घी से भी नहीं छू पाई थी। ठीक, अच्छा बुरा जो शासन चल रहा था, गैर जनसंघी चल रहा था, गैर भाजपाई, जो भी जैसा चल रहा। असम में भी नहीं आए थे, तो अभी आए असम में। ठीक, तब तक जब तक सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मुसलमानों की दुर्गति, और बंगाल में तो आज तक नहीं आए। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों का सबसे ज्यादा बुरा हाल बंगाल में है, और बंगाल में देश के सबसे ज्यादा तथाकथित सेकुलर शासक रहे। उनसे ज्यादा तो सेकुलर का सर्टिफिकेट किसी ने लिए नहीं अपने लिए, उनने तो खुद ही जारी कर दिया सर्टिफिकेट, लेफ्ट वालों ने। और लेफ्ट से बचे सिद्धार्थ शंकर रे और विधान बाबू राव साहब तो जानते ही, विधान चंद्र राय जैसा आदमी, वीसी राय, यानी कांग्रेस और लेफ्ट, कांग्रेस और लेफ्ट। तो वहां के मुसलमानों को तो कम से कम मेवा मलारी खाने लायक बना देते। वहां क्या किया? इसलिए तथ्य को पवित्र रखिए। देश में सड़क बनती है, स्कूल बनता है, एयरपोर्ट बनता है, बस अड्डा बनता है, कोई ट्रेन चलती है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लाभ देती है। इस तरह की बातें बंद करिए, विभाजनकारी बातें ज्यादा ठीक नहीं। हर वक्त चुनाव के मोड में रहेंगे क्या? और फिर मूल बात क्या थी? ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, ये खबर आई। चिदंबरम साहब को नींद से जागने की जरूरत क्या थी? नींद में थे, हैं, खड़मास चल रहा है, सोते रहते। अभी देव तो देव जागे नहीं, ये देव जागे नहीं तो ये क्यों जाग गए? देव अभी जागे नहीं, थरूर साहब जाग गए। हमको मालूम है कि वो खड़गे जी के कारण गुस्सा है थरूर, लेकिन ऐसा क्यों बोलो कि अपनी मात्र संस्था को ही नुकसान पहुंचा रहे हो? नसीम खान मेरी बात से टीवी पे सहमत नहीं होंगे, लेकिन दिल से कहेंगे कि भैया ने ठीक कहा। ये सब लोग कांग्रेस की टंकी में नीचे से छेद कर जाते हैं, ऊपर से आप पानी भरते भी हो, राहुल गांधी यात्रा करें भी तो नीचे से वो निकल जाता है। गांव तक का आदमी पूछ रहा, एक उसमें इंडियननेस की प्राइड आई सुनक के मामले से। व्हाट्सएप ने पहुंचा दिया कि सुनक कौन है। एक इटावा की व्यक्ति का फोन आया, बोले भैया ये कांग्रेसी इसे क्यों भला बुरा कह रहे, क्या बताओ? अंग्रेजों के ऊपर जाग झंडा गाड़ दिया, उसके शब्द में कह रहा हूं। क्या एक आत्मसम्मान की फील है भारत में? चिदंबरम को क्या पता? ये नहीं पता उनको कि जलियांवाला कांड इस देश ने देखा, भोगा। लाखों लोग शहादत दे दिए, 57 से लेकर 47 तक। हजारों लोग फांसी पर चढ़ गए, इन्हीं गोरों ने चढ़ा दिया। इन्हीं गोरों ने भारतीयों की खाल हंटर से उधेड़ दी, मार मार कर। याद नहीं हमको क्या? हमको प्रसन्नता है उस देश की सबसे बड़ी समृद्ध और सक्षम कुर्सी पर ऋषि सुनक बैठे। हम ऋषि सुनक से यह भी अपेक्षा नहीं करते कि वो अपने देश के राजनीति को छोड़कर हमारे लिए रसमलाई भेजेंगे, नहीं, वो अपना देश देखें। हम इतनी घटना से खुश हैं कि ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं। समय का चक्र घूमा। उस वक्त तो जो भगत सिंह और बाकी लोग कर सकते थे, डलहौजी और जलियांवाले बाग के बाद सैंडर्स का वध कर दिया।
लेकिन तब भी पूरा न्याय नहीं हुआ था। पुराने अंग्रेजों से आज अगर कोई जाके वहां होता, नसीम भाई सच्ची कह रहा हूं, अब पूछता कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो आंखों से रोते, आंसुओं से रोते, कहते ये दिन आ गए, बताओ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्या चमड़ी का बहुत फर्क है, मानो नहीं मानो। सारी लड़ाई क्या थी, वो यही तो कहते थे कि ये डॉग है, इंडियंस ब्लैक डॉग है, यही तो कहते थे अंग्रेज। हमने मान लिया हम काले थे, कुत्ते थे। आज आपका राजा है वो आदमी जिसको हम गर्व से कहते हैं हम उसके पुरखे इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में रहे। मैं देख रहा हूं कांग्रेस के कुछ नेता उनके परिवार का बायोडेटा लिए घूम रहे हैं। आप ऋषि सुनक के खिलाफ क्यों खड़े होना चाहते हैं? आपको जो 10-5 हजार वोट मिल रहा वो भी गंवाना चाहते हो? आपको डॉक्टर ने बताया आप ऋषि सुनक के खिलाफ खड़े हो, उसे लाभ मुझे बता दो कि भाई साहब ये लाभ है। आप यही गलती करते हो और इस गलती की कोई दवा नहीं मित्र। मेरे जैसा हितैषी कांग्रेस का कोई नहीं मिलेगा, सच्ची बात ये। कई बार भाजपाई लोग मुझसे कहते कि आप ऐसी बातें मत बताया करो मंच से, लेकिन मैं चाहता हूं विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन आप लोग सुधरना ही नहीं चाहते। ऋषि सुनक के खिलाफ खड़े हो गए झंडा लेके, छोटा आदमी नहीं। अरे पिलखुआ का कोई नेता खड़ा हो जाता, चलो दाएं बाएं कर देते। चिदम्बरम साहब को कैसे माइनस कर देगा कोई? थरूर साहब को कैसे माइनस कर देगा? दुनिया भर की सारी भाषाएं उनको आती। प्रियदर्शन है, सुदर्शन है। और एक बात कहूं नसीम भाई, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री नहीं रहे तो एक बार हम उनसे मिले, तो उन्होंने भाजपा के उत्कर्ष पर चर्चा हुई। तब तक भाजपा उठान पर आ गई थी। तो उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है, हम कांग्रेस से कहते हैं भाजपा से लड़ो, वो राम से लड़ने लगती है। क्या? वहीं से भाजपा को लाभ शुरू हो जाता है, फिर भाजपा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। वो बस इतना ही बताती रहती घूम घूम के कि देखो ये राम के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या? बाकी बोली जनता अपने आप कर देती इंतजाम। ये ऋषि सुनक के मसले पर मैं तो हैरान। दिवाली मनाओ यार, आपको किसने कहा कि आप ऋषि सुनक पर प्रवचन करो कि क्या भारत ब्रिटेन से कुछ सीखेगा? अब ये दिन आ गए सर, ब्रिटेन से भी सीखेंगे। हम इतने कमजोर नहीं अब। और नसीम भाई एक बात कहूं, मैं तो लोक जीवन का आदमी हूं, मैं विदेश कभी गया भी नहीं। इस देश में ले ओवैसी साहब आ गए, अब वो कह रहे कि मेरे जीवन जिंदगी में, जिंदगी के बाद हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। ये बात आज ही क्या? अरे भाई जिसके पास 272 हो वो हिजाब पहने चाहे ना पहने, उसको प्रधानमंत्री बनने से कौन भाई के लाल रोक लेगा? लेकिन हिजाब से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये बात ओवैसी को समझ लेनी चाहिए। एक हिजाब पहनो चाहे 12 हिजाब पहन के निकलो, हिजाब से प्रधानमंत्री बनोगे क्या? तमाशा किए हो? हम कह रहे हैं पूरी दुकान भर के हिजाब किसी एक को पहना दो तो प्रधानमंत्री हो जाएगा क्या? नहीं, 272 सांसदों का समर्थन ले आइए, हिजाब पहनिए नहीं पहनिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत के लोकमन और आत्मसम्मान के खिलाफ ये बातें क्यों होती हैं? ऋषि सुनक को यहां चुनाव लड़ना है? नहीं। आप ब्रिटेन को महान घोषित किए दे रहे हो इस खुन्नस में कि भाजपा से निपटना है। आतताई थे मुगल और अंग्रेज, इनके लिए जो भी समर्थन का स्वर रखेगा मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं मानता हूं वो भारत के मन के साथ नहीं है। भारत के मन में ना मुगल कभी उतर सकते हैं सही, ना अंग्रेज उतर सकते हैं। हमारी बाबा की पीढ़ी ने वो दर्द देखा था। राव साहब ने गांधी जी को देखा है, गांधी जी के पांव छुए हैं, और इनके पिताजी की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है इनके परिवार की। इनसे पूछिए कि अंग्रेजों के बारे में इनकी धारणा क्या है। वो भारत की धारणा है, पांव की जूती बना समझते थे हिंदुस्तान को। और आखिरी बात कह के बंद कर दूंगा नसीम भाई, इस बात से शायद आप दिल से जरूर सहमत होंगे।
गांव में जमींदार साहब के जमींदारी के जमाने में हो सकता है हमारे पुरखों को जमींदार साहब ने मारा पीटा हो, अपमानित करते हो, लेकिन फिर पता लगता है अचानक से हमारी पीढ़ी में कोई लड़का आईएएस हो गया क्या, और जमींदारी तब तक हो गई खत्म है। जमींदार साहब आ गए स्कूटर पे क्या, और लड़का हो गया आईएएस क्या, तो जमींदार फिर उसका हुक्का भरते हैं ना, ऐसा हमने सबने देखा। अब स्थिति वही हो रही है ब्रिटेन के साथ। रहे थे आप जमींदार, अब नहीं ना, वो वक्त बीत गया क्या, अब बराबरी पर बैठेंगे, मिलोड थोड़ी ना हो सकते। अब आप बराबरी पर बात करिए, और ये ध्यान रखिए भारत से बात करने से पहले कि आपके यहां प्रधानमंत्री कौन है। और इस शर्त के साथ मैं कह रहा हूं कि भारत राजनयिक स्तर पर इतना सक्षम है और इतना समझदार देश है कि वो जानता है कि कोई भी व्यक्ति, और 3 पीढ़ी से सुनक वहां है, हम ऐसी कोई अपेक्षा नहीं पालते, मूर्खता का प्रलाप नहीं करते कि सुनक वहां से डॉलर लाके हमको दे दे, ना ना, अपना घर चलाओ। हम इतने से खुश हैं कि तुम्हारे शिराओं में जो रक्त है, जो डीएनए है, वो भारत की मिट्टी का है, बरखुरदार भारत की मिट्टी का।